हम लोगों ने बचपन से सुना है कि क्राइम नेवर पेज, लेकिन आजकल के डिजिटल इरा में काफी सारे क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं पुलिस से बचने के लिए। और उनकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन आपको क्या लगता है क्या हो सकती है? टीवी शोज, मूवीज या फिर सोशल मीडिया? क्योंकि आजकल हम देखते हैं अगर कोई भी केस होता है और उसके क्रिमिनल को पकड़ा जाए जिसने वो किया है, तो मोस्टली ऐसे केसेस होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने ये मूवी देख के इंस्पिरेशन ली थी, तब इस केस को अंजाम दिया था, मुझे लगा था मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। और काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी होते होंगे जो कि हम सबके सामने नहीं आए और वो हो चुके होंगे शायद किसी मूवी या टीवी शोज के इंस्पिरेशन से। उनमें से ही एक केस आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो कि शायद 2 से 3 साल से किसी के सामने नहीं आया, और जब वो सामने आया तो वो किसी और केस से रिलेटेड दूसरा केस बनकर आया। मतलब पकड़ा किसी और चीज़ के लिए गया था, बट जब चीज़ें सामने आई और आगे चीज़ें बढ़ी तो केस कोई दूसरा बन गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है 2019 में। उदयपुर में एक आदमी रहता था जिसका नाम राहुल राज चतुर्वेदी था। वो अराउंड 35 ईयर्स का था और उसकी शादी नहीं हुई थी, और वो अपने जो भी खर्चे थे वो अपने पापा से लिया करता था। मतलब अभी उसने कोई जॉब वगैरह नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। जो भी उसके खर्चे थे वो सारे उसके पापा उठाते थे, और कभी कभी वो एक मंदिर पे जाके पुजारी का काम करने लगता था या वहाँ पे देखभाल करने लगता था। तो उसका ऐसे ही खर्चा चलता था। वो अभी उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी और ना ही उसके पापा वगैरह उससे कुछ ज़्यादा बोला करते थे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वो राजसमंद के एक मंदिर में पुजारी का काम भी किया करता था, तो वहाँ पे कभी कभी देखभाल करता था। और सोसाइटी में उसकी जो इमेज थी वो एक सिंपल और काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस टाइप के इंसान की इमेज बना रखी थी। अब ऑब्वियसली जो पूजा वगैरह में ध्यान दे रहा है और मंदिर में ऐसे काम कर रहा है, तो उसकी एक रिलीजियस पर्सनैलिटी या रिलीजियस इमेज तो ऑब्वियसली सोसाइटी में बन ही जाएगी। बट उसकी जो पापा खर्चे वगैरह उठाते थे उसकी वजह से एक अलग इमेज भी होगी। एक दिन वहाँ एक औरत आती है जो 33 साल की थी, जिसका नाम भानुप्रिया था। वो अपने 2 बच्चों के साथ आती है। वो उस मंदिर में बैठी थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही थी। राहुल उसे बहुत देर तक नोटिस करता है। फिर थोड़ी देर बाद जाकर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई दिक्कत है, तुम बहुत परेशान बैठी हो। तो वो बताती है कि उसकी मैरिड लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं और उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। और ऐसे टाइम पर हर किसी को एक सहारा चाहिए होता है। तो भानुप्रिया को सहारा देने की कोशिश की उस राहुल ने। तो राहुल उसे वहाँ पे समझाता है, कंसोल करता है, हेल्प करता है, उसके बच्चों को कुछ खिलाता पिलाता है। बाद में उससे बोलता है कि अभी तुम चले जाओ और चीज़ें हो सकता है सही हो जाएं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चीज़ों से भागने से उनका सॉल्यूशन नहीं निकलता, तो वहाँ जाओ और बात करो अपने पति से। तो वो वहाँ पे चली जाती है अपने बच्चों को लेकर। फिर दोबारा से कुछ दिन तक यही रूटीन चलता है। एक दिन भानुप्रिया वापस आती है और इस बार वो अकेले होती है। राहुल देखता है और उससे जाकर पूछता है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि वो अपना परिवार छोड़ आई है, मतलब उसका डिवोर्स हो गया है, और डिवोर्स के बाद कस्टडी भी उसके बच्चों की उसके पति को मिली है। तो अब वो वहाँ पर आ चुकी थी। अब वहाँ राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, बट उसके मन में कहीं ना कहीं भानुप्रिया के लिए अट्रैक्शन आ चुका था, या वो 35 साल का था और वो भी किसी को ढूंढ रहा था। तो कहीं ना कहीं राहुल की तरफ से एक अटैचमेंट टाइप का उससे होने लगा। तो भानुप्रिया से बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों एक साथ 11 में रहते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं और तुम मेरे साथ ही रहो हमेशा के लिए। राहुल भानुप्रिया को लेकर उदयपुर के एक प्रताप नगर का एरिया था, वहाँ एक अपार्टमेंट रेंट पर लेता है और वहाँ 11 में रहने लगते हैं। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी और वो 11 में रह रहे थे। राहुल भी एक छोटा मोटा काम ढूंढ लेता है और वो काम करना स्टार्ट करता है, जो कि वो अपना खर्चा और भानु का खर्चा उठा सके। धीरे धीरे दिन गुजरते गए, सारी चीज़ें सही चल रही थी। अभी उनका एक हनीमून टाइप का पीरियड चल रहा था, क्योंकि अभी वो नए नए रिलेशन में आए थे। राहुल को अपनी ज़िंदगी एक अलग तरीके से नज़र आ रही थी। वो भानु पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने लगा था, वो अपने काम पर ध्यान दे रहा था और सारी चीज़ें स्मूथ चल रही थी। लेकिन कुछ टाइम गुजरता है और जब उनका हनीमून पीरियड ख़त्म होता है तो उन लोगों में भी थोड़ी हर किसी के तरीके से बहस होने लग गई। छोटी मोटी चीज़ों पर उन लोगों की लड़ाइयाँ होने लग गई थी, बट चीज़ें ठीक थी। लेकिन धीरे धीरे चलकर ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हाथापाई में बदल चुकी थी। जहाँ पर राहुल भानुप्रिया को नहीं मारा करता था, भानुप्रिया राहुल को मारा करती थी। भानुप्रिया को एक बीमारी थी जिसमें उसको अटैक्स आते थे या कोई दौरा पड़ता था, जिसकी वजह से वो एकदम से इरिटेट हो जाती थी, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता था। और जैसे ही ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती थी तो भानुप्रिया राहुल पर हाथ उठाने लगती थी, वो उसे मारा करती थी। बट राहुल केवल उसे संभाला करता था, कंट्रोल किया करता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाया करती थी। तो जैसे तैसे उन लोगों की लड़ाइयाँ खत्म हुआ करती थी, फिर वो वापस से प्यार करने लगते थे। तो जैसे नॉर्मल कपल का रहता है वो भी वैसे करने लगे। अब वो लोग 11 में रह रहे थे। तो यहाँ 2 चीज़ें आती हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भानुप्रिया की बहन को पता था कि अब वो राहुल के साथ रह रही है और उसका डिवोर्स हो चुका है, तो वो कभी कभी उससे मिलने भी आया करती थी। लेकिन काफ़ी लोगों का कहना है कि भानुप्रिया की किसी को भी खबर नहीं थी।
अब 2 जगह की अगर बात करूँ तो दोनों की मैं आपको बताता हूँ। तो एक जगह जो होता है कि भानुप्रिया के जो उसकी बहन थी वो मिलने आया करती थी, तो राहुल को पसंद नहीं था, इसलिए राहुल ने हर किसी से बात करना बंद करवा दिया था और उसका हर किसी से कांटेक्ट ख़त्म करवा दिया था। काफ़ी लोग ये सिनेरियो बताते हैं और काफ़ी लोग ये भी सिनेरियो बताते हैं कि भानुप्रिया की किसी को भी खबर नहीं थी वो कहाँ है। तो भानुप्रिया की बहन ने एक मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी कि भानुप्रिया मिसिंग है, लेकिन पुलिस को कभी कोई खबर नहीं मिली, ना ट्रेस हुई, तो इसलिए कभी पुलिस ने आगे वो केस बढ़ाया ही नहीं और वो हमेशा मिसिंग के लिए रह गया। आज तक इस केस के ऊपर ये 2 सिनेरियो बनते हैं, तो ये दोनों सिनेरियो मैंने आपको बता दिया क्योंकि आगे चलकर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब राहुल और भानुप्रिया के रिलेशन को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और धीरे धीरे लॉकडाउन लग चुका था। अब जैसा कि राहुल और भानुप्रिया अपने घर से भाग कर आए थे, तो वो उसी अपार्टमेंट में रहे थे, लोग अपने अपने घर जा रहे थे, हर जगह सुनसान पड़ी हुई थी, काम भी बंद हो रखे थे, तो वो लोग भी उस अपार्टमेंट में ही रहे। राहुल भी अपने घर नहीं गया था और भानुप्रिया भी कहीं नहीं गई थी क्योंकि उसने तो सबसे कांटेक्ट ख़त्म कर लिया था, तो वो दोनों उसी अपार्टमेंट में रहे। अब जैसा कि लॉकडाउन लगा हुआ था, सारे काम बंद थे, तो ऑब्वियसली उनका जो भी खर्चा था वो बहुत मुश्किल से निकल पा रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी जॉब थी नहीं या इतना ज़्यादा बड़ा काम था नहीं जो उसके पास सेविंग्स हो, तो बहुत कम रुपए बचे हुए थे। तो उनकी जो भी आर्गूमेंट्स होती थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती थी एकदम से, क्योंकि जब हमारे पास घर का खर्चा नहीं निकल रहा होता, बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही होती है, तो एक अलग से इरिटेशन होने लगती है। तो दोनों को इरिटेशन होने लगी थी अब एक दूसरे से। तो जैसे ही उनकी लड़ाई होती वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लगते थे। ऐसे ही 12 मई 2020 आती है और अभी तक लॉकडाउन लगा हुआ था। राहुल ने आकर भानुप्रिया से खाना मांगा और इसी बात पर उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट हो गई। लड़ाई इस हद तक बढ़ गई थी कि भानुप्रिया ने कपड़े धोने वाला जो बैट होता है वो निकाला और उससे राहुल को मारना स्टार्ट किया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रखे थे क्योंकि पैसे थे नहीं और खर्चे चल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हो रखी थी, तो राहुल भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। अब वो उसे कंट्रोल करने की जगह उसका सीधे गला पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है और वो उसका गला तब तक दबाए रखता है जब तक वो मर नहीं जाती। राहुल बहुत ज़्यादा गुस्से में था और जैसे ही वो देखता है कि उसने भानुप्रिया का गला दबा रखा है, एकदम से उसे छोड़ता है। अब वो उसे देखता है कि वो मर चुकी है। अब वो सोचता है मैंने क्या किया, जो मुझे करना नहीं था मैंने वो कर दिया। लेकिन उसे कोई भी गिल्ट नहीं था, क्योंकि अगर उसको गिल्ट होता तो शायद वो इस टाइम पर पुलिस को कॉल करता और सारी चीज़ें बताता। बट उसने जो किया वो उसकी मेंटलिटी का एक अलग से प्रूफ देता है कि वो किस हद तक जा सकता था। भानुप्रिया की डेड बॉडी उसी अपार्टमेंट में थी, राहुल भी उसी अपार्टमेंट में था और वो सोच रहा था मैं क्या करूं। उसने सरेंडर करने का 1% भी नहीं सोचा, वो केवल सोच रहा था मैं इससे बचूं कैसे। तो उसने क्राइम पेट्रोल और जो भी रियलिटी शोज जो केसेस के होते हैं वो देखना स्टार्ट किए। उसने अराउंड 1300 एपिसोड क्राइम पेट्रोल के देख लिए, जिसमें से एक एपिसोड 774 उसके लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। जो एपिसोड था 774 उसमें दिखाया गया था कि कैसे एक डेड बॉडी को सीमेंट में छुपाया जा सकता है। बट वो थोड़ी और रिसर्च करता है और उसे पता चलता है कुछ केमिकल्स ऐसे आते हैं जो कि डिकम्पोज होने के बाद बॉडी स्मेल ना करे, इसलिए वो उन केमिकल्स को भी ख़रीद कर लेकर आता है। और एक ड्रम होता है, उसके आसपास एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वो वहाँ से वो ड्रम ले आता है, भानुप्रिया की बॉडी को इस ड्रम में रख देता है, सीमेंट डालता है और कुछ केमिकल जो कि डिकम्पोज होने के बाद स्मेल ना दें वो केमिकल भी उसमें मिक्स कर देता है। भानुप्रिया की डेड बॉडी अब एक ड्रम में बंद हो चुकी थी। हर तरफ लॉकडाउन था, वो उस बॉडी को कहीं फेंकने जा नहीं सकता था, तो उसने अपार्टमेंट में एक कोने में वो ड्रम रख लिया और वो वहीं खाता था, वहीं सोता था और उसको कोई भी टेंशन नहीं थी। और इस केस का सबसे क्रिपिएस्ट पार्ट, 2020 से 2023 तक पूरे 3 साल राहुल उसी अपार्टमेंट में रहा विद दैट ड्रम। वो एक कोने में पड़ा हुआ था ड्रम, उसको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब काफ़ी सारे लोग ये सोचेंगे कि आसपास के लोगों ने कुछ पूछा नहीं कि भानुप्रिया कहाँ गई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉकडाउन हो रखा था, तो काफ़ी सारे लोग अपने अपने गांव जा चुके थे और जो भी लोग थे तो वो उनसे केवल ये बोला करता था कि वो मेरी पत्नी नहीं थी, ना मैंने उससे शादी की थी, हम लोग लिव इन में रह रहे थे, हमारा ब्रेकअप हो गया, अब हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहते, तो वो यहाँ से चली गई है। और इसी वजह से शायद वो बिल्कुल टेंशन फ्री था, क्योंकि भानुप्रिया का कॉन्टैक्ट सबसे ख़त्म हो चुका था। उसकी किसी को भी परवाह नहीं थी, उसकी किसी को भी खबर नहीं थी, किसी को कुछ नहीं पता था वो आखिर है कहाँ। और इसी वजह से वो 3 साल तक उस ड्रम को अपने कमरे में रखा रहा। जैसा कि उसने केमिकल डाल दिए तो इसलिए इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आई। अब ऑब्वियसली जब 3 साल हो चुके थे तो हर एक चीज़ कहीं ना कहीं आकर स्मेल देने लगती, चाहे उसमें कितने भी केमिकल्स पड़े हो या कुछ भी हो। अब राहुल को इतना टाइम नहीं मिला, या उसने सोचा कि अगर ये यहाँ है तो इस ड्रम को यहीं रखा रहने देता हूँ, कोई जब पूछ ही नहीं रहा तो अपने आप कहीं ले जाकर क्या ही करूँगा।
तो 3 साल बाद उस ड्रम में से काफ़ी सारी लीकेज होने लगी और काफ़ी ज़्यादा स्मेल आने लगी। उस अपार्टमेंट के जो ओनर थे सत्यनारायण पालीवाल, वो भी वहीं रहते थे। अब उन्हें भी वो स्मेल आने लगी। उन्होंने राहुल को कॉल करके बोला कि तुम्हारे अपार्टमेंट में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, उस चीज़ को साफ़ करो, तुम कमरा साफ़ नहीं करते या क्या नहीं करते। उन्होंने एक वार्निंग दी और एक तरीके से कंप्लेन दी कि तुम्हारे कमरे में से ये चीज़ दिक्कत आ रही है। तो राहुल अब घबरा चुका था कि अब मैं क्या करूँ, वो लेकर जाऊँगा तो कहीं पकड़ा ना जाऊँ। तो उसने सीधे सीधे जाकर क्राइम कन्फेस कर दिया अपने मकान मालिक के पास जाकर। सत्यनारायण जी को पूरी बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात हुई थी, मैंने उसको मार दिया था, उसके बाद सीमेंट लाकर 3 साल से मैंने यहीं रखा हुआ है। अब ये सब सुनने के बाद कोई भी इंसान सबसे पहले पुलिस को कॉल करता और सीधे सीधे उसको पुलिस के हवाले कर देता। बट सत्यनारायण जी ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया और सत्यनारायण जी को ऐसा लगा कि शायद हो सकता है मैं भी इस केस में फंस जाऊँ, क्योंकि 3 साल से वो मेरे ही अपार्टमेंट में रखी हुई थी और मुझे पता तक नहीं चला और ना मैंने कंप्लेंट करी। और 3 साल बाद आकर मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इस केस में मेरा भी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा और मैं भी फंस जाऊंगा। और इस डर की वजह से अपार्टमेंट के ओनर सत्यनारायण ने राहुल की हेल्प की और उसकी बॉडी और जो भी ड्रम था उसको ठिकाने लगाने में उसकी मदद की। वो लोग जाते हैं और एक नदी के पास जाकर वो पूरा ड्रम वहीं के वहीं जला देते हैं। जो भी हड्डियाँ बचती हैं वो एक नदी में बहा देते हैं, जिससे कि कोई भी सबूत ना मिले। सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हुई थी। 2023 में उसकी बॉडी भी ठिकाने लग चुकी थी, किसी को कुछ नहीं पता चला था। राहुल अब बिल्कुल टेंशन फ्री था क्योंकि उसका अपार्टमेंट में से वो ड्रम भी जा चुका था और भानुप्रिया की डेड बॉडी की एक भी निशानी नहीं बची थी और सारे सबूत भी मिट चुके थे। वो आराम से अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहा था। राहुल अब वो डिसेंट टाइप का इंसान नहीं रहा था। राहुल पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। राहुल अब इलीगल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा हाथ बटाने लगा था, क्योंकि अब शायद उसके मन में कहीं ना कहीं एक जगह होगा कि जहाँ मैंने 5 से 6 साल एक मर्डर केस को छुपाए रखा है और किसी के सामने कुछ नहीं आने दिया, तो आगे भी क्या हो सकता है मेरा, मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ में भी कैसे ना कैसे मैं बच ही जाऊँगा। तो शायद इसी वजह से अब वो पैसा कमाने की वजह से इलीगल एक्टिविटीज़ में घुस चुका था। वो वेपन डीलिंग जैसे इलीगल चीज़ों में घुस चुका था। उसका काम था कि मतलब इधर से उधर वेपन को पहुँचाना या वेपन को सेल करना या परचेज़ करना। तो इलीगल काम में वो पूरी तरीके से घुस चुका था। 20 जनवरी 2024 पुलिस को एक खबर मिलती है कि एक आदमी वेपन लेकर इधर उधर घूम रहा है एक यूनिवर्सिटी के बाहर, जो कि इलीगल वेपन है ऑब्वियसली, इधर उधर घूम रहा है। तो पुलिस जाती है और उस इंसान को पकड़ती है और वो राहुल ही होता है। राहुल को पकड़ लिया जाता है। पुलिस को सबसे पहले यही लगा कि एक आर्म्स एक्ट के लिए हमने इसको पकड़ा हुआ है और वेपन डीलिंग की वजह से इसको पकड़ा हुआ है। लेकिन एक हेड कांस्टेबल जिनका नाम धर्मेंद्र था वो वहीं पर थे। वो राहुल को देखकर तुरंत पहचान गए, क्योंकि वो भी 2019 में उसी राजसमंद के पुलिस स्टेशन में थे जिस स्टेशन में राहुल की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी राहुल के परिवार के द्वारा कि वो किसी लड़की के साथ भाग गया है। तो वो हेड कांस्टेबल उस राहुल को देखकर सीधे पहचान जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ है। राहुल वहाँ घबरा चुका था। राहुल ने सबसे पहले तो यही बोला कि मेरा और उसका ब्रेकअप हो गया था और वो मेरे से दूर चली गई थी और अब वो मेरे साथ नहीं रहती। लेकिन धीरे धीरे कर जब पुलिस ने अपने तरीके से छानबीन करी और थोड़ा सा दबाव बनाया, भानुप्रिया के बहन को कॉल कर पूछा, तो बहुत सारी चीजें सामने आई। फिर राहुल घबरा गया और उसने सारी चीजों का खुलासा कर दिया कि उसने कैसे उसका मर्डर किया था, कैसे उसके अपार्टमेंट के मालिक ने उसकी हेल्प की थी और वो अभी तक कैसे बचा हुआ है। पुलिस वाले सुनकर ये सारी चीजें शॉक्ड हो गए थे कि क्या सच में राहुल इतने टाइम से बचा हुआ था। अब लेकिन उस चीज़ का कोई भी एविडेंस नहीं था, कोई भी प्रूफ नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ें मिट चुकी थी। 3 से 4 साल होने को आए थे, सारी चीज़ें वैसे भी ख़त्म हो चुकी थी। पुलिस वालों ने ये चीज़ कोर्ट में अपील करी, लेकिन जैसा कि आपको पता होगा पुलिस के सामने दी गई गवाही या पुलिस के सामने कन्फेस किया गया जुर्म कभी भी कोर्ट में प्रूफ नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए उनको एक सबूत चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी। बट 3 से 4 साल हो चुके थे, सारी चीज़ें मिट चुकी थी। पुलिस ने पर्टिकुलर प्लेसेस पे जाकर भी देखा जहाँ पर भी सारी चीज़ें हुई थी। लाइक उसके अपार्टमेंट में जाकर देखा, वहाँ भी कोई सबूत नहीं मिला। जहाँ सारे सबूत मिटाए गए थे वहाँ भी कोई सबूत नहीं मिला। ना उसकी हड्डियाँ 2 से 3 साल मिलने वाली थी। पुलिस वालों के सामने एक चुनौती है कि वो कैसे बताएंगे कि हाँ ये सब कुछ सच है और उसको एक आर्म्स एक्ट की जगह मर्डर केस में कन्वर्ट करवाएंगे। अभी इस केस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कुछ प्रूफ्स मिल चुके हैं, लाइक हेयर सैंपल मिल चुका है, बट आई गेस वो सारी चीज़ें झूठी हैं, क्योंकि 4 से 5 साल बाद कुछ भी नहीं मिल सकता। तो धीरे धीरे इस केस की प्रोसेसिंग हो रही है। अभी तो केवल और केवल राहुल को एक आर्म्स एक्ट के ऊपर रखा गया हुआ है। उसने कबूल किया हुआ था, बट कोर्ट में जाकर सारी चीज़ें उसने मना कर दी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो धीरे धीरे अब ये केस आगे बढ़ेगा और पता नहीं क्या खबर सामने आएगी। इस केस को ख़त्म करते हुए मैं केवल कुछ बातें बोलना चाहूँगा कि अगर इस केस में देखा जाए तो पुलिस वालों की भी गलती है। जब 2019 में
रिपोर्ट कराई गई थी मिसिंग की, लड़की की साइड से भी और लड़के की साइड से भी। तो पुलिस वालों ने भी यहाँ पे थोड़ा सा ढिलाई बरती और शायद पुलिस वालों ने यही कहा होगा, मैं शायद बोलकर चल रहा हूँ कि शायद वो अपनी मर्जी से भाग गए तो वापस आ जाएंगे, या अब वो मैच्योर्ड हो चुके हैं, उनके डिसीजंस हैं, अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी ढूंढने की कोशिश नहीं की होगी। बट शायद अगर वो ढूंढने की कोशिश कर दे तो भानुप्रिया आज जिंदा होती और ये सारी चीज़ें नहीं होती। और दूसरी चीज़ ये कि अपार्टमेंट के ओनर के दिमाग में ये क्यों चला कि अगर ये सारी चीज़ें पुलिस को जाकर वो बताएगा तो पुलिस वाले उस पर ही शक करेंगे और उसको पकड़ लेंगे। क्या हमारे देश का कानून सच में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि अगर कोई किसी को बता रहा है तो उसको भी शक की नज़र में देखा जाएगा? पता नहीं उस ओनर के दिमाग में क्या आया कि उस क्राइम में उसने हाथ बटाया, जबकि उसको उसी टाइम पर पुलिस को कॉल करना था और ये सारी चीज़ें बतानी थी। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं समझ के बाहर होती है कि उस टाइम पर क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। हम लोग केवल एक इमेजिनेशन कर सकते हैं और सुनकर केवल और केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसा हुआ होगा, बट जब वो चीज़ें होती हैं तो पता नहीं उन लोगों के दिमाग में क्या चलता होगा। बाकी इस कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं कि इसकी जो भी अपडेट आएगी कभी भी तो मैं वो कमेंट में पिन कर दूंगा। और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।